आप सभी को प्रणाम। सामूहिक स्वाध्याय का समय हो गया है। सभी शांतचित होकर बैठें, दोनों हाथ गोदी में, नेत्र बंद, गायत्री महामंत्र साथ साथ सस्वर दोहराएं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारा युग निर्माण सत्संकल्प। संसार में सत प्रवृत्तियों के पुण्य प्रसार के लिए ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नवसृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आज का स्वाध्याय। कल के स्वाध्याय के आगे क्रम में साधारणतः उपलब्ध ऑक्सीजन का 4.5% अंश ही शरीर ग्रहण कर पाता है। यदि श्वास लंबी और गहरी लेने का अभ्यास डाल दिया जाए तो 3 गुनी अर्थात 13.5 तक ऑक्सीजन ग्रहण की जा सकती है। इस उपार्जन का लाभ भी शरीर पोषण के लिए 3 गुना अधिक प्राप्त हो सकता है। इसी प्रकार सफाई का कार्य 3 गुना अधिक बढ़ सकता है। जिस अनुपात से गहरी सांस द्वारा ऑक्सीजन अधिक ग्रहण की जा सकती है, उसी कार्बन डाइऑक्साइड को भी 4.5% के स्थान पर 13.5 के अनुपात से बाहर निकाला जा सकता है। कहना ना होगा कि शक्ति प्राप्त करने और विषाक्तता निकालने के अनुपात बढ़ जाएं तो उससे आरोग्य वृद्धि में अत्यधिक लाभ मिलेगा। गहरी और लंबी सांस लेने की सामान्य प्रणाली डीप ब्रीदिंग भौतिक विज्ञान की प्राणायाम प्रक्रिया कहलाती है। इसमें आध्यात्मिक आधारों को भी मिला दिया जाए तो फेफड़े स्वास्थ्य संवर्धन में अद्भुत भूमिका निभाने लगते हैं। हृदय के समान ही फेफड़े भी आजीवन बिना विश्राम किए काम करते रहते हैं। 20 से 30 घन इंच के हवा वे बार बार भरते और शरीर को ताजगी प्रदान करते रहते हैं। प्रति मिनट के 17 बार के हिसाब से घूंघनी घोते हैं। बच्चों की श्वास गति तो 25 से 40 तक की होती है। हृदय और फेफड़े ही नहीं, अन्य छोटे दिखने वाले अवयव भी अपना काम अद्भुत रीति से संपन्न करते हैं। गुर्दे की गांठें देखने में मुट्ठी भर आकार की भूरे कत्थई रंग की सेम के बीज जैसे आकृति की लगभग 150 ग्राम भारी है। प्रत्येक गुर्दा प्रायः 4 इंच लंबा, 2.5 इंच चौड़ा और 2 इंच मोटा होता है। जिस प्रकार फेफड़े सांस को साफ करते हैं, उसी प्रकार जल अंश की सफाई इन गुर्दों के जिम्मे है। गुर्दे रक्त में घुले रहने वाले नमक, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि पर कड़ी नज़र रखते हैं। इनकी मात्रा जरा भी बढ़ जाए तो वह शरीर पर घातक प्रभाव डालती है। शरीर में जल की भी एक सीमित मात्रा होनी चाहिए। रक्त में क्षारीय एवं अम्लीय अंश न बढ़ने पाए, इसका ध्यान भी गुर्दे को ही रखना पड़ता है। छानते समय इन बातों को सावधानी से वे पूरी तरह रखते हैं। गुर्दे एक प्रकार की छलनी है। उसमें 10 लाख से अधिक नलिकाएं होती हैं। इन सबको लंबी कतार में रखा जाए तो वे 110 किलोमीटर लंबी डोरी बन जाएगी। 1 घंटे में गुर्दा इतना रक्त छानते हैं जिसका वजन शरीर के भार से 2 गुना होता है। विटामिन, अमीनो अम्ल, हार्मोन, शक्कर जैसे उपयोगी तत्व रक्त को वापसी कर दिए जाते हैं। नमक ही सबसे ज़्यादा अनावश्यक मात्रा में होता है। यदि यह रुकना शुरू कर दे तो सारे शरीर में सूजन चढ़ने लगेगी। गुर्दे ही हैं जो इस अनावश्यक को निरंतर बाहर फेंकने में लगे रहते हैं।
दोनों गुर्दे में परस्पर अति सघन संयोग है। एक खराब हो जाए तो दूसरा उसका बोझ अपने ऊपर उठा लेता है। गुर्दे प्रतिदिन प्रायः 2 लीटर मूत्र निकालने लगते हैं। मनुष्य अनावश्यक और हानिकारक पदार्थ खाने से बाज नहीं आता। इसका प्रायश्चित गुर्दों को करना पड़ता है। नमक, फॉस्फेट, सल्फेट, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा, क्रिएटिनाइन, यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, हिप्यूरिक एसिड, नाइट्रोजन आदि पदार्थों की प्रचलित आहार पद्धति में भरमार है। गुर्दे इस कचरे को मूत्र मार्ग से बाहर करने और स्वास्थ्य संतुलन बनाए रखने का उत्तरदायित्व निभाते हैं। यदि वे अपने कार्य में तनिक भी ढील कर दें तो मनुष्य ढोल की तरह फूल जाएगा और देखते ही देखते प्राण गंवा देगा। आमाशय का मोटा काम भोजन हजम करना माना जाता है, पर यह क्रिया इतनी जटिल और विलक्षण है, इस पर दृष्टिपात करने से आश्चर्यचकित रह जाना पड़ता है। इस छोटी थैली की एक अद्भुत रसायनशाला की संज्ञा दी जाती है, जिसमें सब मिश्रणों के आधार पर कुछ से कुछ बना दिया जाता रहता है। कहाँ अन्न और कहाँ रक्त। एक स्थिति को दूसरे में बदलने के लिए उसके बीच इतने असाधारण परिवर्तन होते हैं, इतने अधिक रासायनिक सम्मिश्रण मिलते हैं कि इस स्तर के प्रयोगों की संसार भर में कहीं भी उपमा नहीं ढूंढी जा सकती। आमाशय में पाए जाने वाले लवणा में पेप्सिन, रेंटिन आदि भोजन को आटे की तरह गूंथते हैं और लवणमय खाद्य पदार्थों में रहने वाले रोग कीटाणुओं का नाश करते हैं। पेप्सिन के साथ मिलकर वे प्रोटीनों से पेप्टोन बनाते हैं। पैंक्रियास में पाए जाने वाले इंसुलिन आदि रसायन शक्कर को संतुलित करते हैं और आंतों को काम के सरल बनाते हैं। इतने अधिक प्रकार के, इतनी प्रकृति के, इतनी विलक्षण प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करने वाले रासायनिक प्रयोग मनुष्यकृत प्रयोग प्रक्रिया द्वारा ही संभव हो सकते हैं। इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। आमाशय की रासायनिक प्रयोगशाला क्या क्या कौतुक करते रहती है, रचते रहती है और क्या क्या बना देती है, इसे किसी बाजीगर की विलक्षण जादूगरी से कम नहीं कहा जा सकता। यूं तो कर्ता की कारीगरी का परिचय रोम रोम और कण कण में दृष्टिगोचर होता है, पर आँख, कान जैसे अवयवों पर हुई कारीगरी तो अपनी विलक्षण संरचना से बुद्धि को चकित ही कर देती है। आँख जैसा कैमरा मनुष्य द्वारा कभी बन नहीं सकता, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। कैमरे में नाभ्यंतर फोकल लेंथ को बदला जा सके तो ऐसे कैमरे कहीं भी नहीं बने। फोटो लेने के लिए अच्छे कैमरे के लेंस भी पहले एक निश्चित नाभ्यंतर पर फिट करने होते हैं। फिल्मों तक की फोटो दृश्य और कैमरे की दूरी का संतुलन मिलाकर फोकस सही करना पड़ता है। इस व्यवस्था को बनाए बिना अभिष्ट फोटो खींच ही नहीं सकेगा, किंतु नेत्र संरचना में ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। वे निकट से निकट और दूर से दूर को भी आँखों के बिना आगे पीछे हटाए मजे से देखते रह सकते हैं। प्रिज्म या 3 डायमेंशनल कैमरे अद्भुत माने जाते हैं, पर वे भी रंगों का वर्गीकरण उस तरह नहीं कर पाते जैसे कि आंखें करती हैं। सुरक्षा सफाई का प्रबंध जैसा आंखों में है वैसा किसी कैमरे में नहीं होता। कैमरे पहले उल्टा फोटो लेता है, फिर दोबारा प्रिंट करके उन्हें सीधा करना पड़ता है, किंतु आंखें सीधी एक ही बार से एक ही फोटो सही तरीके से उतार लेती है। कान जैसा साउंड फिल्टर यंत्र कभी मनुष्य द्वारा बन सकेगा ऐसी आशा नहीं की जा सकती। रेडियो और वायरलेस की आवाज़ें एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पर ही सुनी जा सकती हैं। कानों के सामने इस प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होती। वे किसी भी तरह की कोई भी ऊंची हल्की आवाज़ सुन सकते हैं। कई आवाज़ें एक साथ सुनने या कोलाहल के बीच अपने ही व्यक्ति की बात सुन लेने की क्षमता हमारे कानों में ही होती है। ध्वनि साफ करने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। कुछ यंत्रों में वैक्यूम सिस्टम एवं गैस सिस्टम से ध्वनि सफाई की जाती है। उनमें लगे धन प्लेट और एनोड और ऋण प्लेट अर्थात कैथोड के साथ ग्रिड को जोड़ना पड़ता है, तब कहीं एक सीमा तक आवाज़ साफ होती है। किंतु कान की 3 हड्डियां
स्टेटियम स्टेटियम मेलियस और अंकस में इतनी स्वच्छ प्रणाली विद्यमान है कि आवाज को उसके असली रूप में बिना किसी कठिनाई के सुन सके। उस संदेश के अनुरूप अपना चिंतन और कर्म निर्धारित करने के लिए प्रेरणा देने वाली विद्युत प्रणाली कानों में विद्यमान है। सांप की फुसकार सुनते ही यह प्रणाली खतरे से सावधान करती है और भाग जाने और चले जाने के लिए रोंगटे खड़े कर देती है और प्रेरणा देती है। ऐसे ही बहुउद्देश्य संरचना इन्हीं ध्वनि ग्राहक यंत्रों में संभव नहीं हो सकती। शरीर पर चमड़ी का क्षेत्रफल प्रायः 250 वर्ग फुट और वजन 6 पाउंड होता है। 1 वर्ग इंच त्वचा में 72 फुट लंबाई वाला तंत्रिका जाल, 72 फुट से अधिक लंबी वाली रक्त नलिकाएं पीछे बिखरी रहती हैं। त्वचा के रोमकूपों में प्रायः 1 पाउंड पसीना बाहर निकलता है। शरीर को एयर कंडीशन बनाए रखने के लिए त्वचा फैलने और सिकुड़ने की क्रिया द्वारा कूलर तथा हीटर दोनों का प्रयोजन पूरा करती है। त्वचा के भीतर बिखरे ज्ञान तंतुओं की एक लाइन में रख दिया जाए तो 45 मीटर लंबे होंगे। इन तंतुओं द्वारा अनुभूति मस्तिष्क तक पहुंचती है और टेलीफोन तारों जैसे उद्देश्य को पूरा करती है। त्वचा से कोरियम नामक एक विशेष प्रकार का तेल निकलता है। यह सुरक्षा और सौंदर्य वृद्धि दोनों के लिए ही कार्य करता है। उसकी रंजक कोशिकाएं मेलानिन रसायन उत्पन्न करती है। यह चमड़ी को गोरे, काले, पीले आदि रंगों से रंगता रहता है। शरीर पूरा जादूगर है। उसकी कोशिकाएं तंतुजाल किस प्रकार जीव मरण की गुत्थियां स्वयं सुलझाते हैं और समूची काया को समर्थ बनाए रखने में योगदान प्रदान करते हैं, यह देखते ही बनता है। जीवन सामान्य है, पर उसे सुनियोजित एवं सुसंचालित करने में एक छोटा ब्रह्मांड ही जुटा रहता है। पिंड मानवीय काया का नाम है, पर उसके भीतर चल रही विधि व्यवस्था को ब्रह्मांडीय क्रिया प्रक्रियाओं का छोटा रूप ही कहा जा सकता है। अन्नमय कोश, जिसे स्थूल शरीर भी कहते हैं, परमेश्वर की विचित्र कारीगरी से भरा पूरा है। उसके किसी भी अवयव पर दृष्टिपात किया जाए तो उसमें एक से एक बड़ी चढ़ी अपने अपने ढंग की विलक्षणताएं प्रतीत होंगी। सामान्यतः इसे खाने सोने में ही खपा दिया जाता है, पर यदि इस सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ अनुदान सदुपयोग की बात सोची जाए, उसकी प्रसुप्त क्षमताओं को जागृत किया जाए, तो इतना कुछ कर गुजरना संभव हो सकता है जिसे मनुष्य जन्म को सच्चे अर्थों में सार्थक हुआ कहा जा सके। आज का स्वाध्याय यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। धन्यवाद। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। नमस्कार।